बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आज के मेहमान अय्याज लतीफ़ पलेजो 15 नवंबर 1968 को हैदराबाद में पैदा हुए। कनाडा की यूनिवर्सिटी से एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में ग्रेजुएशन मुकम्मल की। सिंध यूनिवर्सिटी से LLM किया और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। कौमी अवामी तहरीक के मौजूदा सदर और सिंध प्रोग्रेसिव नेशनल्स अलायंस के मरकज़ी कन्वीनर हैं। GDA के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं। कैसे हैं पलेजो साहब? आप बड़ी नवाजिश थी पलेजो साहब। ये जो है कि सिंध प्रोग्रेसिव नेशनलिस्ट अलायंस 2008 के इंतखाबात के बाद आपने बनाया इसको, लेकिन इलेक्शन 2013 तक किसकी साख इतनी कमज़ोर क्यों होगी? गलती कहाँ हुई? मेरे ख्याल में गलती जो रेस होती है उसमें बाज़ दफ़ा हारने वाले घोड़े से जीतने वाला घोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी जो हमारी अपोजिशन है सिंध में, उसको जो मुक़्तदर हल्के हैं, जो पार्ट्स दैट मैटर, उनके लिए ब्लू आइड बेबी है, उनके लिए बहुत पसंदीदा चीज़ है और वो हर हाल में पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार में रखना चाहते हैं। हमारे जो अलायंस था या अब जो GDA है या नेशनलिस्ट या प्रोग्रेसिव लोग जितने भी लड़े हैं, GM सैयद साहब ऑनवर्ड्स, GM सैयद साहब को भी हराया गया 5-7-8 हज़ार वोट दे के, सामने वाले को 30-40 हज़ार। फिर ये कैसे हराते कैसे हैं? साहब को क्या हराते कैसे हैं? मतलब क्या तरीका है? लोग आते हैं वोट डालने पोलिंग स्टेशन के बाहर, पोलिंग में लोग वोट डाल के डब्बे में चले जाते हैं, तो फिर कैसे हरा दिया जाता है? मैं यही दोहरा रहा हूँ। गलती कहाँ हूँ? मैं यही दोहरा रहा हूँ। आप गलती जानना चाह रहे हैं, मैं ये गलती अपनी नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट को जरदारी साहब की इतनी ज़रूरत है कि वो हर हाल में उसको इक़्तिदार में लाना चाहते हैं। अगर आपको इतना यकीन था तो फिर ये सिंध प्रोग्रेसिव नेशनल्स अलायंस बनाने की ज़रूरत ही क्या थी? हाँ, पॉलिटिकल जो लोग होते हैं वो हर हाल में जदोजहद जारी रखते हैं। वो इस बुनियाद पे नहीं चलते कि ये हालात उनके हक में इसलिए हम छोड़ दें। आपने खुद तस्लीम किया ना कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक पार्टी को कुछ लोगों मैं हो ही नहीं सकता नहीं कहा। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा वो उनको इस हद तक सपोर्ट, अब वो कब तक करते हैं ये नहीं। आपने पूछा कि किस तरह मैनेज करते हैं, मैं ये बता दूं। मैं बता दूं, मैंने की बात नहीं। पहले तो है कि आप वेयर यू आर रॉन्ग। आप मुझे खामखा रंग तो साबित करने की कोशिश करेंगे। मैं सर ये गलती में मेरा सवाल है कि देखें, आपने मेहनत की होगी, आपने एक पार्टी बनाई, आपने लोगों से मुलाकात की होगी, आप घर घर गए होंगे, आपने लोगों को इकट्ठा किया होगा। व्हाट हैपेंड? वही हुआ जो बेनज़ीर साहिबा के साथ हुआ था 90 और 93 और 96 में। उनकी कितनी अददी अक्सरियत थी असेंबली में? नॉन एंटिटी थी, नॉन एग्जिस्टेंट थी। देवर इन द असेंबली नहीं, मगर कितनी तादाद थी? 10%। यही कह रहा हूँ ना, यही कह रहा हूँ। अभी मैं बात पूरी कर रहा हूँ। कभी कम कभी ज़्यादा। प्लीज देखें, 5 से 10 हज़ार में वोट खरीदा जाता है। आपके और मेरे पास पैसा तो नहीं है सिंध में। सुने, तो आप कहते हैं कि सिंधी वोटर अपने आप को बेचता है? बिल्कुल, बड़ी मेजॉरिटी बेचती है, गुर्बत की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से और इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। एक बात। दूसरी बात, एक हल्के में नॉर्मली कितना वोट बिक जाता है? एक हल्के में तकरीबन 30 से 40% वोट। अब किस तरह बिकता है मैं बताऊं। बिकना ये नहीं कि कैश लेके खड़े हैं, बिकने के दो इकसाम हैं। एक तो जो पोलिंग संभालते हैं उन पूरे गांव के बड़े शख्स को कह दिया जाता है कितने वोटर हैं, 200 हैं, 5000 के हिसाब से 10 लाख तुम्हारे हुए, जैसे भी। दूसरा तरीका यह है कि इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कह दिया है कि जो ऊपर पोलिंग स्टेशन है इसमें जो कांटा लगा हुआ है ना बीबी, ये कैमरा है, अगर इसकी जगह यहां ठप्पा लगाया इनकम सपोर्ट बंद। कितने पोलिंग स्टेशनों पे आपने कैमरे पकड़े और उसको आइडेंटिफाई करके? कैमरा पकड़ना मेरा काम है। नहीं, पोलिंग स्टेशन के अंदर हमें आने नहीं देते। इल्जाम आप लगा। पोलिंग स्टेशन के बाहर आपके साहब लोग खड़े होते हैं, उनके होते हुए अंदर कार्रवाई हो रही होती है। 1 by 1 चले। आपने कैमरे की बात की, अब आपको साबित करना होगा कि कैमरे। मैंने ये नहीं कहा कैमरे लगे हुए हैं। हाँ। मैंने कहा दिखाते हैं कि बीबी वो आपको ऊपर से देख रहे हैं। अगर नहीं, कौन देख रहा है? अल्लाह देख रहा है, कैमरा देख रहा है, कौन देख रही है? ऊपर खड़े होते हैं बिल बड़ी वाले। नहीं समझ रहे आप। हाँ। जो खातून आप समझते हैं कोई बड़ी PhD खातून वोट डालने आ रही होती है। कौन आ रही होती है? मासी अल्लाह वसाई, अल्लाह वसाई, मासी फातिमा, मासी जन्नत। देहातों में कौन आ रहा होता है? मासी अल्लाह वसाई, मासी जन्नत, मासी बेगम। अच्छा सुने, जिस माई का तस्करा आप कर रहे हैं वही माई पंजाब में भी तो है ना। हाँ सुने,
वो माई पंजाब में है, मगर यहाँ इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बिक्री उस लेवल की नहीं है। यहाँ ये नहीं कहा जाता पंजाब में कि ये जो आपको 5,000 मिल रही है आपको माँ बेनजीर दे रही है। यहाँ कोई सुनेगा आपको? चीचावतनी में, मियाँ वाली में आप कहेंगे ये जो 5,000 10,000 रुपये मिल रहे हैं बेनजीर दे रही है? जो वहाँ ये कहते हैं, जब ये कहते हैं तो वोटर का दिमाग बदल जाता है। बदल नहीं जाता। हाँ, खवातीन के वोट खरीदे जाते हैं और बाकी को इनकम सपोर्ट से डरा के वोट लिया जाता है। एक बात। डराना, अच्छा दूसरी डराना तो देखिए प्लीज सर, डराना तो आप जैसा सीनियर आदमी, सीनियर पॉलिटिशियन, इनकम सपोर्ट का डर, कार्ड का, हाँ ये देखा ना, कुछ डराना, वो बंदूक वाला डराना नहीं कह रहा। अच्छा, तीसरी बात कि ये जो इलेक्शन हुई 2024 की, पूरे सिंध में जीडीए के कैंडिडेट्स फ़ोन मिलाते रहे एसएसपीज़ डीसीज़ को, हम मिलाते रहे कि फलां पोलिंग स्टेशन हाईजेक हो गई है। एसएसपी ने कहा मोबाइल फ़ोन बंद हैं, कोई राब्ता नहीं है, लैंडलाइन पे बात हो रही है, कह रहे हैं वहाँ जो पोलिंग ऑफिसर है उनसे मेरा कोई राब्ता नहीं है। तो इसके लिए आप गए फिर पिटीशन, किसके पास जाएं? पिटीशन में कौन से फैसले हुए हैं? 2008 की पिटीशनें चल रही हैं। सवाल है, मेरा क्वेश्चन सर आपसे है, आप पिटीशन में गए 2013 और 18 में कुछ नहीं हुआ? अच्छा, और अभी भी गए हैं? नहीं, अभी नहीं गए। क्यों? अभी पता है, ऑब्वियसली पता है कि 13 और 18 में कुछ नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं पाकिस्तान के आइन के ताबे जो बने हुए तरीकेकार, आप यकीन नहीं रखते? आप वाकई समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के आइन के ताबे? बिल्कुल, मैं पाकिस्तान के आइन में यकीन रखता हूँ। आर्टिकल 5 नहीं, आइन में यकीन रखने को छोड़ें, आप रख रहे हैं कि उस पर अमल हो रहा है। आइन में यकीन रखने को छोड़ दूं मैं? नहीं, आप समझ रहे हैं उस पर अमल हो रहा है? सब देखिए, ये आपके सिंध में, पाकिस्तान में हजारों कैदी पड़े हुए हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, जिन पे कोई मुकदमा नहीं चल रहा, ये आइन चल रहा है। ये जज्बाती बातें नहीं है। आइन कहता है कि अगर कहीं पे ज्यादती होती है तो उसका रास्ता आईने दिया हुआ, अदालतें दी हुई हैं, सिस्टम दिया हुआ, निज़ाम, आप उसको नहीं मानते? इफ्तिखार साहब, मैं बात को पूरी करूं? हाँ प्लीज। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में हजारों लोग गुम हैं? आपके आज तक किसी ने लिस्ट फराहम तो नहीं की? सुने, आपके इल्म में है पाकिस्तान में सिंध सूबा एक सूबा है जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन में नौकरियां बिकती हैं 2 से 10 करोड़ में? आपके इल्म में है? आपको इल्म है कितनी ऐसी नौकरियों की निशानदेही की? आपके ख्याल में मेरा काम सिर्फ यह है कि मैं निशानदेहियां करता हूं, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप एक पॉलिटिकल फोर्स हैं। आपके इल्म में है कि इल्जाम आप लगा रहे हैं? आपके इल्म में है, साबित आपको करना होगा। आपके इल्म में है पाकिस्तान में क्या साबित करना है, लोगों को पता है। आपके इल्म में ये लोगों को नहीं पता कि इतने पैसों में बिकते हैं। सुने तो सही, आप ये मुझे कहना चाहते हैं कि सिंध में आईने पाकिस्तान 1973 पर किसी जगह पे कोई अमल नहीं हो रहा? बिल्कुल सही कहा। अगला सवाल सर मेरा, बिल्कुल सही कहा आपने। सिंध में अभी नहीं, सिंध में 2008 से कोई अमल नहीं हो रहा। ठीक है, इससे पहले होता था? इससे पहले भी नहीं होता था। अच्छा, अक्टूबर 2009 में जब आपके वालिद रसूल बख्श पलेजो ने आपको पार्टी का सरबराह बनाया तो उन पर बहुत तनकीद हुई और कहा गया कि पाकिस्तान में ये मौरूसी सियासत की कॉन्टीन्यूटी है। क्या आप आज ये समझते हैं कि अवाम और मुखालफिन की वो तनकीद जायज़ थी? नहीं, कतन नहीं। इसलिए कि मेरिट पर अगर हनीफ मोहम्मद का बेटा मेरिट पे आके क्रिकेट खेले और वाकई बासलाहियत क्रिकेटर हो तो उसको आना, ये नहीं पाबंदी लगनी चाहिए कि तुम हनीफ मोहम्मद के या तेंदुलकर के या ब्रायन लारा के बेटे हो, क्योंकि अगर वो मेरिट पे नहीं होगा तो पहले ही टेस्ट मैच में या वनडे में नॉकआउट होकर बाहर चलेगा, कोई स्कोर नहीं करेगा। अगर उसने स्कोर किया, सेंचुरी मारी, विकेट्स ली, तो वो क्रिकेट में सर्वाइव करेगा। सर्जन का बेटा कॉम्पिटेंट सर्जन होगा तो चलाएगा, नहीं तो अगर कोई पेशेंट उसके हाथ से निकल गया तो उसके पास कोई नहीं जाएगा। आपने अपने वालिद से बेहतर सियासत की? नहीं, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स के डायनामिक्स चेंज हैं। उस वक्त के हालात में जो रसूल बख्श पलेजो साहब पॉलिटिक्स कर रहे थे वो आइडियल पॉलिटिक्स की थी। इस वक्त के हालात में जो हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो भी आइडियल है। उस दौर की पॉलिटिक्स में हमें उनसे सीखने को मिलता था। अगर आज वो हयात होते तो वो हमारी पॉलिटिक्स को अप्रिशिएट भी करते और हमें गाइड भी करते। आप कह रहे हैं कि आपके वालिद के ज़माने के सियासी डायनामिक्स और थे, अब बदल गए हैं, लेकिन सर ये तो हकीकत है कि उन्होंने एक ऐसी पार्टी आपको दी थी जो बहुत ताकतवर पार्टी थी, वो डिलीवर कर रही थी, और आपने उनकी पार्टी को फिर छोड़ दिया और फिर आपको अपना नई पार्टी बनानी पड़ी। ये तो हकीकत है। नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी वही है, पलेजो साहब ही की पार्टी है, कौमी अवामी तहरीक। उसमें 2 नुक्ते नज़र आए एक दौर में। कुछ लोगों ने कहा कि करप्शन को हाईलाइट नहीं करना, बाकी इशूज़ को करना है। कुछ लोगों का ख्याल था कि बाकी जो एक्सटर्नल सिंध के हवाले से जो वसाइल पे लूट मार है उसको भी करना है, और सिंध में जो करप्शन है उसको भी टारगेट करना है। फैमिली में भी कुछ लोग थे जो समझते थे कि पीपल्स पार्टी पे हाथ हल्का रखना है, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी के करीब थे। इसलिए उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की करप्शन, हमने 2 एहतजाज किए, एक हैदराबाद में
10 दिन हम बैठे करप्शन के ख़िलाफ़, और दूसरा अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के करीब, बिलावल हाउस के करीब। उन दोनों इश्यूज़ के बाद हमारे पार्टी के अंदर कुछ लोगों का ख्याल था, जो अब भी है, वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की करप्शन को टारगेट नहीं किया जाए, बाकी पंजाब का जिक्र किया जाए, कराची के बंटवारे का जिक्र किया जाए। हम समझते हैं उन तमाम चीज़ों के साथ करप्शन सिंध का मेन इशू है। और दूसरा, हमारे पे पार्टी में अंदर इंटरनल ये भी बातचीत थी कि अयाज लतीफ़ पली जो दूसरी पार्टी उसके साथ जुड़ते क्यों हैं, दूसरी कौम परस्त और प्रोग्रेसिव पार्टी, हमें अपनी अलग से लाइन कैरी करनी चाहिए। कौम परस्त सारे जो हैं वो फ़लाँ के आदमी हैं, फ़लाँ के आदमी। माजी में अगर हम देखें तो आपके वालिद जो वहाँ के मसाइल हैं उसके हवाले से दूसरे लोगों के साथ भी रब्ता रखते थे। हाँ, सही कहा, रब्ता रखने की बात ठीक थी, मगर उस वक्त सिंध में बड़ी तकसीम थी, GM सैयद साहब की पार्टी और रसूल बख्श पलियो साहब की पार्टी। उसके नतीजे में स्पेस मिल गया पीपल्स पार्टी को। उन दोनों पार्टीज़ ने एक दूसरे को जो टारगेट किया, सारी तवानाई हमारी लग गई GM सैयद साहब को गलत साबित करने पे, और GM सैयद साहब की पार्टी के सैकड़ों लोगों को लगा कि रसूल बख्श पलियो साहब और उनकी पार्टी गलत है। कौन गलती पर था, आप लोग? मेरे ख्याल में दोनों गलती पे थे। उनका टारगेट होना चाहिए था इस्तेसाली टोला, बजाय एक दूसरे को टारगेट करने। सिंध में आपको पता है कि जब गंदुम आता है तो गंदुम की कीमत गिराई जाती है, जब आता है गन्ना तो गन्ने की कीमत गिराई जाती है। कौन गिराता है? हुक्मरान। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनकी अपनी गन्ने की शुगर मिल्स हैं। सिंध में सबसे बड़ी शुगर, जो आपके पंजाब असेंबली के स्पीकर ने भी कहा था कि शुगर मिल माफिया आई तो पानी तबाह हो जाएगा। सिंध में जो शुगर मिल माफिया है वो गन्ने के अपने मन पसंदीदा रेट रखती है। वो बारदाना जो गंदम की बोरी होती है अपने पसंदीदा लोगों को। आप फ्री मार्केट इकोनॉमी में यकीन रखते हैं? नहीं, मैं इसमें यकीन रखता हूं या तो गवर्नमेंट का ताल्लुक होना, अगर है तो गवर्नमेंट के लोगों की थोड़ी शुगर मिलें होनी चाहिए। गवर्नमेंट के लोगों का कारोबार थोड़ी होना चाहिए, इक़्तिदार स्टेट्समैन होने चाहिए। आइन पाबंद करता है कि किसकी होनी चाहिए और किसकी नहीं होनी चाहिए। अगर आप कारोबारी लोगों को आके बिठा देंगे और वो उस इक़्तिदार को अपने कारोबारी मफादात के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आपके ख्याल में ये जायज़ है? मेरा सवाल है कि मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि हम आइन की बात कर रहे हैं, क्या आइन पाकिस्तान कारोबार पर पाबंदी लगाता है ए और बी के लिए? कि आईन पाकिस्तान इजाजत देता है कि आप करप्शन करके लूट लें इक़्तिदारी वसाइल को? ये तो आपको साबित करना होगा ना, तो वो आप साबित करें ना। आप कि वो नहीं कर रहे। मैं क्यों आप साबित करें वो नहीं कर रहे? सिंध के लोगों, आपको पता नहीं, आपको बता रहा हूं ना फैक्ट्स, इसको चैलेंज करें। मेरी आपसे एक तो प्लेजर साहब बड़ा क्लियरली मैं एक बात बता दूं, it is not a dialogue between you and me. It is dialogue. I am not going to defend. आप क्वेश्चन कर रहे हैं। I am not asking you कि does Constitution allow for a business or not? मैं आपको बता रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपके इलेक्टेड लोग ईमानदार हों। आपका कॉन्स्टिट्यूशन 62 और 60 में पढ़ा हुआ हूं कॉन्स्टिट्यूशन, ये मत समझ के आप सपोर्ट कर रहे हैं 62-63 को। 62 और 63 में 62-63 को सपोर्ट कर रहे हैं। करप्शन के हवाले से जो क्लाज़न को बिल्कुल सपोर्ट कर रहा हूं। 62-63 को सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल करप्शन के हवाले से जो क्लाज़न को सपोर्ट कर रहा हूं। आप एक डिक्टेटर ने जो तरमीम की उस आइन के उस हवाले से उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी बात गौर कर रहे हैं आप? क्या करप्शन के हवाले से आप पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन 62-63 पे नहीं करते? जब सिंध की बात होती है तो आप कहते हैं कि आप सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे। 62 की बात कर रहा हूं। 62-63 के क्लास में आपका बंदा ईमानदार होना चाहिए। हैं सिंध के लोग? मुझे नहीं पता, आप सिंधी हैं। आप पता है, मैं सिंधी हूं, मैं कह रहा हूं ना, फिर मुझ पे यकीन करें ना, मैं कह रहा हूं नहीं है। अच्छा सही, 18वीं तरमीम एक हकीकत है। उसमें सिंध को क्या मिला? जो मिला वो लिखा हुआ है। 18वीं तरमीम जरूर होनी चाहिए, बल्कि ज्यादा सूबाई खुद मुख्तियारी होनी चाहिए। 18वीं तरमीम में वो तमाम अख्तियार दिए गए जिसका मुतालबा आप लोग करते हैं। पाकिस्तान की अदलिया ने, पार्लियामेंट ने, आपके इक़्तिदारी हलकों ने कभी देखा कि उस 18वीं तरमीम से लोगों को क्या डिलीवर हो रहा है? सब कुछ। क्या डिलीवर? बताएं। आप पर फायदा, आप मुझे बताएं, आम लोगों को क्या डिलीवर हो रहा है? देखिए फिर आप एक गलत बहस मेरे से कर रहे हैं अयाज। 18वीं तरमीम हुई, आप 18वीं तरमीम को नहीं मानते हैं कि होना चाहिए। आपका हक है कि आप ना माने, आपका हक है आप ना माने, चाहिए। ठीक है, ये फैसला वहाँ की पार्लियामेंट ने करना है, वहाँ के मुंतखब लोगों ने करना है। पार्लियामेंट वगैरह को नहीं पूछते। वहाँ पे पार्लियामेंट है नहीं। सिंध के लोग कहते हैं कि ये मुतलकल अनान हुक्मरान है, डिक्टेटर से मुसल्लत। मतलब है कि पार्लियामेंट को सिंध के लोग सिरे से मानते नहीं। आगे चलते हैं। कुछ मिला है, कुछ नहीं मिला। मुझे ये बहस नहीं जाना। मेरा सवाल है जी कि क्या सिंध के लोग पार्लियामेंट को अपनी को नहीं मानते? आपने क्या नहीं मानते? आगे चलते हैं। 2012 में आपने कहा हुक्मरान अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। इस बयान को साबित करने के लिए आपके पास ठोस तहरीरी शवाहिद मौजूद हैं? मैं समझता हूँ, अब भी समझता हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, नॉट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, इफ्तिखार साहब, मैं ऑनेस्टली समझता हूँ कि आलमी ताकतें
पाकिस्तान को इस मौजूदा शक्ल में नहीं देखना चाहती। जो हालात पैदा किए जा, अच्छा वो बिलवास्ता करें या ख़ुद करें, देखें जो इस वक्त बलूचिस्तान की हालात हैं, जो इस वक्त KPK की हालात हैं, जो इस वक्त अब सिंध में पानी के मसले पे हालात पैदा किए जा रहे हैं। पोस्ट शवायद 5 दे दीजिए। आप देखिए हुक्मरान अपने मुल्क के अपने सूबों में क्या हालात किए हुए हैं। नंबर एक सिंध को दीवार से लगा दिया, पानी बंद कर दिया, वसाइल लूट लिए। दूसरा, बलूचिस्तान के लोगों को अपने वसाइल नहीं मिल रहे। तीसरा, KPK में आए दिन अमवात हो रही हैं, दहशतगर्दी हो रही है। ठीक है, अब बाकी बचा क्या? तो ये इन तीनों जगह पे सूबाई हुकूमतें हैं। सही है। अच्छा, सही है, हैं या नहीं? हाँ हैं। अच्छा, वो कितनी ऑपरेटिव बात क्या है आपको पता है? आपने करप्शन की बात की, क्या आप सिंध में करप्शन के हवाले से 5 बड़ी मिसालें दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकता हूँ। हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ नहीं हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स दवाइयों से खाली हैं, डॉक्टर महीने में 1 दफ़ा आते हैं। सिंध में ऐसी फेक कंपनीज बनाई गई हैं जो अब तो स्टंट भी जाली डाल रही हैं। यानी बीमारी में हार्ट अटैक के पेशेंट को स्टंट भी इस किस्म की मिली भगत है कि दवाइयाँ सारी 2 नंबर आ रही हैं। एक तो आपके पंजाब से 2 नंबर दवाइयाँ आती हैं, पर दूसरी वहाँ 2 नंबर दवाइयाँ बनाती हैं। अच्छा, अब ये हो गए स्कूल नहीं है, सिलेबस नहीं है, दवाइयाँ 2 नंबर हैं, और इरिगेशन के नाम पर बिलियंस लूट लिए गए हैं। बंदों की पिचिंग हो रही है, बंदों की एक्सकेवेशन हो रही है, सारे पैसे खा लिए गए, और जब पानी आता है तो डुबो दिया जाता है, सुखा देते हैं, तो फिर कहते हैं पानी की सीपेज हो गई। पानी आया और डूब गए। हाँ, जब बारिशों का बलूचिस्तान से पानी आया, उसके लिए जो पहले बलूचिस्तान से पहले उस अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई कि अब उसके लिए रास्ते बनाए जाएंगे, लोगों को KN शाह को मेड़ को दादू को दोबारा डूबने नहीं दिया जाएगा, मगर वो हर साल डूबते हैं। 1 सेकंड, पानी ऊपर से आ रहा था बलूचिस्तान के पहाड़ों से। जी, पानी बलूचिस्तान के पहाड़ों से आ रहा था, इधर दरिया सिंध था। जी, और दरिया सिंध की ने रोका था, और ये बीच में एक डेप्थ का इलाका बन गया। इस तरह नहीं है। अच्छा? वो पानी आप अगर उसका स्ट्रक्चर बनाते, वो पानी आप लेके दोनों तरफ पिचिंग करके बंद बना के एम्बैंकमेंट्स बना के आप ले जा सकते थे ठट्टे, और उन वीरान इलाकों कोहिस्तान ले जा सकते थे, आप उनको काचो ले जा सकते थे। उससे आप वहाँ पे उसके पैसे खाना चाह रहे हैं। कंदकोट, 5वीं सुने ना, कंदकोट, जैकबाबाद, शिकारपुर, लाड़काना, सक्खर, घोटकी, इन 6 अजला में सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत है ही नहीं। वहां की 4 बजे के बाद डाकू होते हैं, दन दनाते फिरते हैं। मुकामी डाकू हैं। हाँ, मुकामी डाकू। अच्छा, फिर मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, वापस आते हैं तो फिर गुफ्तगू के सिलसिले को जारी करते हैं। ख्वाजात जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ख्वाजात गुफ्तगू हो रही है पलेजो साहब से। आइए चल के गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। आपकी पार्टी जी 2017 से ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा है या नहीं? जी। अच्छा, आप ऐसे इत्तेहाद में क्यों शामिल हुए जिनमें ज़्यादातर तादाद वडेरों और जागीरदारों की है, और आपके ख़ानदान की सारी जिद्दोजहद जो थी, अगर मैं आपके वालिद की जिद्दोजहद को देखूं तो वो इन वडेरों और जागीरदारों के ख़िलाफ़ थी? अच्छा, मेरे वालिद साहब या सिंध के जो पॉलिटिकल लोग हैं, लेफ़्ट के प्रोग्रेसिव लोग, वो माजी में वडेरों के साथ इत्तेहादों में रहे हैं। MRD की तहरीक में पीपल्स पार्टी को लीड कौन कर रहा था? गुलाम मुस्तफ़ा खान जतोई, जो अब GDA में है। पीपल्स पार्टी को लीड कर रहे थे उस वक्त। पीपल्स पार्टी को दूसरे लीड कौन कर रहे थे? मुमताज़ अली भुट्टो साहब, जो भी एक बहुत बड़े जागीरदार थे। तो इलाई बख्श सुमरो, महमूद हारून, अब्दुल हमीद खान जतोई, इन सब के साथ रसूल बख्श पलियो साहब, और उस वक्त की प्रोग्रेसिव दूसरी पार्टीज़ भी, जाम साकी साहब की पार्टी भी, मीर थेबो साहब की दूसरी पार्टी, ये सब सिंध नेशनलिस्ट अलायंस में शामिल थे। ये सब लोग प्रोग्रेसिव थे जिनका आपने तज़किरा किया। रसूल बख्श पलियो साहब, और ये जो आपकी जिद्दोजहद थी जागीरदारों वडेरों के ख़िलाफ़, वो फिर नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं? देखें, आप अभी मैच खेल रहे थे ना इंडिया के साथ, तो आप कहते हैं कि आप इंडिया के साथ मिल गए, अफगानिस्तान के साथ मैच खेल रहे हैं। मैच है ना क्रिकेट। इसी तरह सियासी जदोजहद और अलायंसेस में भी, ये जो सुने ये जागीरदार हैं, इनमें कोई ऐसे जागीरदार भी हैं जो शुगर काश्त करते हैं? मेरे ख्याल में तमाम लोग गन्ना काश्त करते हैं। स्प्रिट में अमल हो, ये अब आपको एहसास हुआ? आर्टिकल 15 अमल में आए, लंबे चौड़े बहस के बाद आर्टिकल 15 अमल में आए। फ्रीडम ऑफ बहुत सारे आर्टिकल है, आर्टिकल 16 और 17 बहुत हैं। फ्रीडम ऑफ असेंबली और फ्रीडम ऑफ ज्वाइनिंग पॉलिटिकल पार्टीज अमल में आए। तो किसने रोका? फ्रीडम ऑफ ट्रेड और बिजनेस आए। आपकी पार्टी है, आपकी अपनी पार्टी है। राइट टू स्पीच आए, जो पीका ऑर्डिनेंस, राइट टू स्पीच आए।
अपनी आपकी पार्टी है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये पार्टी है या नहीं है? मैं तो गवर्नमेंट में नहीं हूं ना सर। नहीं, पार्टी है या नहीं है? गवर्नमेंट में नहीं, पार्टी है, मैं गवर्नमेंट में नहीं, पार्टी है ना? गवर्नमेंट में आऊंगा ना, गवर्नमेंट में आओगे तो पार्टी बनेगी। आपने कालाबाग डैम को मौत की सजा करार दिया। जी सर। मुझे बताएं क्या आप क्या कह रहे हैं? तो कालाबाग डैम का इशू नहीं है इस वक्त। वो कालाबाग डैम तो सिंध के लिए मौत का परवाना है, KPK के लिए भी, बलूचिस्तान के लिए भी। बताइए। मैं बता रहा हूँ ना, सिंध पे हमारा एक लाइनर है, नो फर्दर कट ऑन इंडस। दरियाए सिंध पे कोई कट न लगाएं। सिंध का पानी नहीं है अवेलेबल, दरियाए सिंध का सिस्टम में पानी कम है। जो भी इजाफी कैनाल निकालेंगे पाकिस्तान में वो दरियाए सिंध को तबाह कर देगा और इंडस वैली को। ये इजाफी कैनाल नहीं है, हम एक डैम की बात कर रहे थे। हाँ, अच्छा। मैंने कहा नो फर्दर कट सर। कट यानी उसमें कैनाल भी आ गया, डैम भी आ गया। अच्छा। उसमें ये ज़रा जो 1991 का रिकॉर्ड है ये आपके सामने ज़रा पढ़िएगा। मेरा पढ़ा हुआ है। नहीं, आप पढ़िए। पढ़ा हुआ है सर, मेरे साथ पढ़िए। आप सवाल पूछ लीजिए ना। इसके ज़रा आर्टिकल 6 को पढ़िए। आप पढ़ के सुनाइए। नीड फॉर स्टोरेज वेन एवर फिजिबल ऑन द इंडस एंड अदर रिवर्स वाज एडमिटेड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द पार्टिसिपेंट टू प्लान फ्यूचर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इसका आप क्या करेंगे? अब मैं तसल्ली से बात कर लूँ, इजाज़त दीजिएगा। 1991 के अकॉर्ड में 5-10 सारी चीज़ें मैनिपुलेटेड और फेक हैं। ईस्टर्न रिवर्स आपके हुक्मरानों ने इंडस वाटर ट्रीटी में 1960 में इंडिया को बेच दी, दे दिए, खत्म हो गया। रावी, सतलज और ब्यास 91 इज द लास्ट। सर मैं इस अकॉर्ड की बात कर रहा हूं ना। रावी, सतलज, ब्यास 1960 में बेच दी। इस अकॉर्ड में लिखा हुआ है 4 MAF पानी ईस्टर्न रिवर से आ रहा है, जो कि फकत जब इंडिया में सैलाब आता है तब छोड़ते हैं। 91 के अकॉर्ड में ये पानी आया कहां से? ये बाल्टी में भर के लाए क्या? ये पानी जो आया है उसको तकसीम कर रहे हैं ना। आप सुन लें सर, ये पढ़ें मुझे। आप एक दो पढ़ते मेरी बात तो सुन लें, कागज पढ़ ले। लोग कुछ देखेंगे ना, उनको पता चल जाएगा अयाज साहब गलत कह रहे हैं। मैं आपको गलत साबित नहीं करना चाह रहा। मैं 1991 के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। यस, यू कैन रिविजिट इट। सर आप बोलने नहीं दे रहे ना। मैं ये कह रहा हूँ कि ये पानी है, इसमें से आप कह रहे हैं ये यहाँ गया। मैं कह रहा हूँ ये पानी कहाँ से है वो बता रहा हूँ आपको। अच्छा सुने, तो तसल्ली से एक किसी की बात सुन भी लिया करें। सुन रहा हूं। अच्छा सुने, 143 MAF पानी कहा गया है कि वेस्टर्न रिवर्स का है, 4 MAF कहा गया है कि ईस्टर्न रिवर्स का है। फिर आगे चल के कहा गया है कि सिस्टम लॉसेस 5.8 MAF हैं, ठीक है, जो 10 MAF से ज्यादा हैं। फिर 5.8 कहा गया है कि आउटफ्लो टू सी, जो सी को चाहिए 10 MAF। और कहा गया है कि पाकिस्तान में जो लॉसेस हैं सिस्टम के वो 10 MAF बताया गया है, जो 14 MAF हैं। आखिर में वापडा ने जोड़ के बता दिया कि सिस्टम है 145। आप इसको नहीं मानते? सुने ना, आखिर में कहा गया कि 117 MAF पानी हमने सूबों के दरमियान तकसीम कर दिया। सुने, सिस्टम में पानी 100 MAF भी नहीं है। इस शार्टेज में अब मजीद कैनाल बना रहे हैं, वो कहां से जाएगा पानी? बना सकते हैं हम। कहां है ही नहीं पानी, कहां से बना सकते हैं? हम बना सकते हैं। टंकी में पानी है नहीं, नीचे फ्लेट वाले बाल्टी लेके खड़े हुए हैं। आप कह रहे हैं कि इस टंकी से एक और लाइन लेके जा रहे हैं। बातें आप कर रहे हैं। नहीं, पानी जज्बाती बात नहीं करना चाह रहे। मैं करना चाह रहा हूं। 91 रिकॉर्ड पे कर रहा हूं, 91 पे तो बात कर रहा हूं। आपकी मर्जी। 117 MAF नहीं है। इसको ये सामने पड़ा कागज तो पाकिस्तान में ये भी पड़ा है कि कौमी आजादियां हैं, शख्सी आजादियां बराबरी है। आप साफ कहेंगे। मैं कह रहा हूं पानी नहीं है भाई। आपका पानी जो है उसका तय हुआ कि आपको पानी। अरे सर है ही नहीं, तो आप मस्जिद कैनाल बनाएंगे। अच्छा, आपको हम अपने पानी को जहां मर्जी इस्तेमाल करें। आपका पानी कैसे हुआ? क्यों इंडस वाटर ट्रीटी में इरसा के हवाले से इंडस सबका पास है, आपका पानी कैसे हुआ? आपको दे दिया गया। कहां दे दिया गया? 42% कमी है, सिंध सूखी हुई है। कोटरी से नीचे दरिया के बजाय मिट्टी और रेत के टेले हैं। यू डोंट वांट टू टॉक, आपकी मर्जी है सर। ऑन रिकॉर्ड मैं तो तैयार हूं, आप नहीं बात करना चाह रहे। मैं आपको बता रहा हूं, आप नहीं करना चाह रहे। सर फिर मुझे ब्रेक के लिए कह रहे हैं, मजबूरी है कि मुझे ब्रेक पे जाना होगा। फर्जात मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। फर्जात अयाज लतीफ़ पलेज़ साहब से गुफ्तगू हो रही है। आइए गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से जारी करते हैं जहाँ पर हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे। आप कहते हैं कि पंजाब और सिंध के तमाम वडेरों की ज़मीनें फ्लाई कामों में बांट देनी चाहिए, लैंड रिफॉर्म्स आनी चाहिए, फ्यूडलिज्म सिस्टम को ख़त्म करना होगा। जो अब तक लैंड रिफॉर्म्स की अगेंस्ट का क्या नतीजा निकला? अब तक 5-6 लैंड रिफॉर्म्स मुख्तलिफ अदवार में की। और आप ये बात देख के हैरान होंगे कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ PNA की तहरीक चल रही थी, आप सब लोग मुखालफत कर रहे थे, उस असम्बली ने भी सेकंड लैंड रिफॉर्म की। लेकिन ये भी तारीख़ ने देखा कि लैंड रिफॉर्म का फ़ायदा इसलिए नहीं हुआ कि जागीरदारों ने जो बच्चे पैदा नहीं भी हुए थे
पटवारियों से मिलके ज़मीन उनके नाम ट्रांसफ़र करा दी। तो जब आप ये कहते हैं कि ज़मीनें फलाई कामों में बांट देनी चाहिए, ये तस्वर क्या है? सर देखें, फाउंडेशन पे इमारत खड़ी होती है, तहरीरी मुआहदे वो फाउंडेशन बनते हैं, जैसे मैग्ना कार्टा है, पिटिशन ऑफ राइट्स हैं, रोमन लॉ है, एंग्लो सैक्सन लॉ है, कॉमन लॉ है। उनकी बुनियादों पर दुनिया के ममालिक में अदलिया और आइन चलते हैं। पाकिस्तान का आइन भी उन्हीं से ड्राइव्ड और उन्हीं से बहुत सी चीज़ों में मुतासर है। हमें फाउंडेशन रखनी है। जैसे अभी पाकिस्तान के आइन में जितनी शिकें हैं उन पे अमल नहीं हो रहा बहुत सी पे, मगर उसके बावजूद वो आइन में शिकें हैं, क्योंकि कभी न कभी हम उम्मीद रखते हैं कभी न कभी अमल होगा। तो लैंड रिफॉर्म्स बिल्कुल होनी चाहिए। आप कहते हैं कि सिंधियों को 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो हैसियत हासिल थी वो भी हासिल नहीं रही। नहीं है। लेकिन सर मुझे एक बात बताएं, 1935 के बाद जब हमने 1973 का आइन बना लिया तो क्या 1973 का आइन बालातर नहीं है? बिल्कुल है, अगर उसमें लोगों के हुकूक हो ना सर। कोई भी इस आइन में लोगों के हुकूक नहीं है सर। लोगों के हुकूक कहाँ हैं? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में आर्टिकल 15 में जो पाकिस्तानी जहाँ चाहे जाके रह जाए, वो सारे आके रहते कहाँ हैं? लाहौर में रहते हैं या पेशावर में रहते हैं? वो सारे आके हैदराबाद और कराची में। सिंध से सेनेटर कौन होते हैं? अक्सरियत कौन सी होती है? सिंधी स्पीकिंग होते हैं। सेनेटर वो होना चाहिए सिंध से जो कम से कम 10 साल वहाँ का रहायशी हो। मेरा मौक़िफ़ तो ये है। आप मैं इसको और बढ़ाऊंगा, जो बाय बर्थ सिंध में रहता हो। दैट्स गुड, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट कौन बनता है? जो बाय बर्थ अमेरिकन प्रेसिडेंट। नहीं, अब सवाल है कि आप 1935 के मुकाबले में 1973 के आइन को कुछ अहमियत नहीं देते। 1973 के आइन से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं और उनमें बहुत सी अच्छी बातें हैं। 1973 का आइन बहुत सी चीज़ों में बहुत ज़बरदस्त और जदीद है, मगर उन पे अमल नहीं हो रहा। मगर बहुत सी चीज़ें होनी चाहिए। मसलन आर्टिकल 15 को सब्जेक्टिव करना चाहिए। आर्टिकल 15 का आपने 5 दफ़ा तस्करा किया। मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, और आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं और राइट टू प्रॉपर्टी, कि कोई भी आके कहीं से आके कहीं प्रॉपर्टी ले ले, फिर वहां से डोमिसाइल पीआरसी बनवाए। एक नई बहस, नादरा नए जो आता है उसको एनआरसी बना के नई बहस हो जाएगी। आप भले छिड़ जाए ना सर। आपने आइन के 2 आर्टिकल्स की बात की, आप चाहते हैं उन आर्टिकल्स को निकाल दिया जाए? मैं कहता हूं कि जिन सूबों में जो लोग वहां के बाशिंदे हैं, असल दूसरे लोग भले कारोबार के लिए आएँ, पूरा पाकिस्तान हमारा है, आप सबका है, कारोबार हो, रोज़गार हो, मगर राइट टू वोट वहाँ उन लोगों को होना चाहिए जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं। और परमानेंट रेजिडेंट्स में सिर्फ सिंधी नहीं कह रहा, ये भी गौर कीजिएगा। परमानेंट रेजिडेंट्स, मैं बात पूरी कर लूँ, जो डिकेड से वहाँ रहते हैं, वो सिंधी हों, उर्दू बोलने वालों, पंजाबी बोलने वालों, परमानेंट वहाँ रहते हैं, पश्तो बोलने वालों, जो 47 से 50 से आबाद हैं, वो हमारे भाई हैं, वो भी सन ऑफ सॉइल हैं। मगर ये तो नहीं होना चाहिए ना परसों एक शख्स आ जाए कहीं से और वो वोट दाखिल करवा के सेनेटर बन जाए। सर ये सेनेट के हद तक तो बात आपकी समझ आती है, और मैं भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू का हूँ। लेकिन आर्टिकल 2 आर्टिकल्स हैं आइन के जिसमें आप तरमीम चाहते हैं। जी, तरमीम चाहते हैं आप? जी, मैं चाहता हूँ कि सब्जेक्टिव किया जाए कि राइट तरमीम ही चाहते हैं। हाँ, ओके, आगे चलते हैं। 28 मार्च 2023 आपने कहा कि तमाम असेंबलियों के इलेक्शन एक ही दिन होने चाहिए। क्या बतौर वकील आप ये समझते हैं कि जिन लोगों ने ये इंतखाब नहीं करवाए वो आइन और आवाम के साथ धोखे के मुर्तकिब हुए? जनरल इलेक्शन बिल्कुल एक ही दिन होने चाहिए। मुझे सवाल पूरा करने देंगे आप? हाँ, इजाज़त है? बिल्कुल, प्लीज सर, लेट मी। जनरल इलेक्शन बिल्कुल एक दिन होने चाहिए। सर सवाल तो पूरा कर लूँ। जी सर। जिन लोगों ने इंतखाबात नहीं करवाए वो आवाम और आइन के साथ धोखे के मुर्तकिब हुए। जो ये आप किस आइनी आर्टिकल के हवाले से ये बात कर रहे हैं? जो भी पाकिस्तान में फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं करवा रहे, मैनिपुलेशन की गुंजाइश छोड़ रहे हैं, बैलेट बॉक्स चुरवाने में मुलविस हैं। ये ना, ये मैं जवाब दे दूं ना? नहीं, आप मेरा सवाल है कि आपने कहा कि तमाम असेंबलियों के इजलास जवाब तो मैं जो दूं आप समझेंगे कि ये सही जवाब नहीं दे सका, ये तो आपका राइट है, जवाब तो मैं दूं ना। जो भी पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवा रहे, जो भी मैनिपुलेट करते हैं, पसंद के लोग लाते हैं, जो बक्से चुरवाते हैं, वोट खरीदवाते हैं, उन पे आंखें बंद करते हैं वोट खरीदने पर, और इलेक्शन्स को मैनिपुलेट होने देते हैं, हम उन सब के ख़िलाफ़ हैं और हम समझते हैं ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेलना है। बकौल आपके IMF और वर्ल्ड बैंक के अहकामात पर मुल्क तबाह ना किया जाए। पलेजो साहब, लोग टैक्स अदा नहीं करते, रियासती निज़ाम को चलाने के लिए पैसे ना हों, तो फिर आपको क्या करना होगा? आप क्या तजवीज़ करें? सबसे ज़्यादा टैक्स एक आम गरीब बंदा खाता है, चिंची चलाने वाला किसान या मज़दूर या बिलियनर्स खाते हैं। बिलियनर से आप टैक्स वसूल नहीं करते, गरीब जो है उस पर बिजली का बिल भी लगा देते हैं, यूनिट भी बढ़ा देते हैं, पेट्रोल भी महंगा कर देते हैं, गैस भी उसकी बंद है। सिंध गैस प्रोड्यूस करता है ना 72%, सिंध में गैस नहीं है। सिंध 58% पेट्रोल। कहाँ जाती है गैस सिंध की? जी,
सिंध की गैस कहाँ जाती है? पंजाब जाती है, बलूचिस्तान, केपी के हर जगह जाती है। सिंध में 18वीं तरमीम में आपके पास हक है? नहीं, कहाँ तक हक है? सिंध में गैस की लोड शेडिंग 72% सिंध पैदा करता है, 58% पेट्रोल पैदा करता है। सारे पाकिस्तान को कोयला सिंध देता है, 7वां लार्जेस्ट जखीरा है सलामकोट में। और सिंध में भूख, बेरोजगारी, बिजली है नहीं, गैस है नहीं। हम पता है सुबह क्या होता है? सुबह मेरी बीवी बच्चे बैठे होते हैं कि अब लाइट, चाय दो, बिजली भी गई हुई है, गैस भी गई हुई है, चाय कैसे बनेगी? इलेक्ट्रिक केटल भी नहीं चलेगी, गैस का चूल्हा भी नहीं जलेगा, फिर बैठे हैं लकड़ियां जलाएं, क्या करें चाय पीने के लिए? 6 नई कैनाल बनाने पर सिंध असेंबली ने एक करारदाद मंजूर की, जिसमें कहा गया कि सिंध की मर्जी के बगैर ये नहरें नहीं बन सकती। पहले साहब, क्या ये पीपल्स पार्टी का गुड कॉप बैड कॉप का तरीका कार नहीं है कि वफाक में नहरों की हमायत करते हैं और सूबों में मुखालफत? इंतहाई अहम और शानदार सवाल है सर। बिल्कुल यही कर रही है पीपल्स पार्टी। ऐवान सदर में 8 जुलाई 2024 को ऐवान सदर में परमिशन दी गई, बल्कि आगाज़ किया गया कैनालों के मंसूबे का। फिर जब अयाज लतीफ़ पलीजो और दूसरे लाइक माइंडेड लोग निकले, सारे सिंध में माहौल बना, लाखों की तादाद में बच्चे, किसान, तमाम लोग रोडों पे हैं। 14 मार्च के दिन सारे लोग रस्तों पे थे। तब उन्होंने देखा कि राय आमा खिलाफ हो रही है, तो सिंध असेंबली की पीठ थपक दी कि आप करारदाद ले आएँ। करारदाद किसके खिलाफ ला रहे हैं मेरे सर, आप बताएं ना? करारदाद ला रहे हैं सदर ये हैं, 2 सूबों में हुकूमत इनके पास है, सेनेट की चेयरमैनशिप इनके पास है, कौमी असेंबली में हुकूमत इनके तवस्सुत से। अगर ये नहीं बनाना चाहते, आज ट्रेजरी बेंचेस से उठकर अपोजिशन बेंचेस पे चले जाएं, कैनाल नहीं बनेंगे। ये 6 कैनाल बनाने से सिंध सूख जाएगा, गुड्डू के नीचे पानी नहीं होगा, रेत उड़ रही होगी, लोग भूखे मर जाएंगे। और जरदारी साहब ने ऐवान सदर में मंजूरी दी है। पूरी दुनिया में पानी के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए जो समुंदर के साथ ममालिक हैं, समुंदर के पानी को अंदर आने से रोकने के लिए डाइक्स बनाते हैं। पूरी दुनिया में समंदरों के लिए डाइक्स भी बनाते हैं, समंदरों से एक्सकेवेट करके ज़मीन खींच के लेते भी हैं, जैसे नेदरलैंड्स ले लिए, कनाडा ने। हाँ, मगर समंदर में आते हुए दरिया के पानी को नहीं छोड़ते, उसको नहीं रोक देते। मेरा सवाल ये सुने, IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ नेचर कंजर्वेशन कहता है कि 20 MF पानी छोड़ें ताकि समंदर पीछे हटे, बदीन, ठट्टा और कराची समंदर निगल न ले। हम क्या कह रहे हैं कि डाइक्स बनाए, पानी न छोड़े। पानी तो छोड़ना होगा ना। आपने नहीं कहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि वो उनका फार्मूला है, डाइक्स बना दे, पानी रोक दे। वापडा और इरसा और दीगर ममालिक में डाइक्स सिस्टम मौजूद है, मौजूद होगा, होगा आपके इल्म में? नहीं, मैंने पर्सनली नहीं देखा, मगर यकीनन होगा। अच्छा, आपके इल्म में नहीं? चलें, मेरे इल्म में है कि होगा। बाज़ हालात मैंने पर्सनली आप विजिट नहीं किया। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। थैंक यू वेरी मच सर।